वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके लाइव टेस्ट के बारे में, जो कि रहने वाला है आपका बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। इस टेस्ट में जो सभी क्वेश्चन आएंगे वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। टेस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेबर असिस्टेंट भर्ती 2025 की दृष्टि से ये टेस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट होगा, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर भी हमें कमेंट करके दे सकते हैं। तो आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो टॉपिक आपका रहेगा जैव रसायन का टॉपिक रहेगा। ये आपका जो है वो आपका क्लास 11th का जो है वो टॉपिक है, जैव कोशिका एवं जैव रसायन, जिसको हम सेल एवं बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का अच्छे तरीके से टेस्ट। अब इस टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लैब असिस्टेंट के जो पेपर हो चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकी का जो समूह है वह वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो ये इसको अपन किसको कहते हैं? लीनियस को। लीनियस को अपन क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ अपन वर्गीकी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये है कि जो सेकंड प्रश्न है वो है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक भी आपके जो कार्ल लीनियस नाम का वैज्ञानिक था वही है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा लीनियस। फिर अगला प्रश्न है कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है किस वनस्पति वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वीडिश नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये आपका वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो वनस्पति वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्पी पादपों को रखा गया है। जो आपके पुष्पी पादप होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। पुष्पी पादपों को जो आपके जो प्लांट होते हैं उनको दो भागों में बांटा, एक तो पुष्पी पादपों में एक दूसरे। तो इनको क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से आपके जो पुष्पी पादप होते हैं वो आपके किस में आते हैं? फिनेरोगेमस में। ठीक है, तो पुष्पी पादपों किस में आता है? फिनेरोगेमस में। और अपुष्पी पादपों को किस में बांटा जाता है? तो अपुष्पी पादपों को आपको बांटा जाता है क्रिप्टोगेमस में। तो बेसिकली जो वर्गीकरण होता है पुष्पी पादपों का वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है पुष्पी पादप, एक होता है अपुष्पी पादप। जो पुष्पी पादप है उनको तो अपन किस में रखते हैं? जो फिनेरोगेमस में। ठीक है, और जो अपुष्पी पादप है उनको रखते हैं अपन क्रिप्टोगेमस में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वर्गीकरण की जो आधार की इकाई है वो क्या है। तो वर्गीकरण की आधार की इकाई होती है आपकी स्पीशीज। स्पीशीज होती है जो आपका वर्गीकरण होता है उसकी आधारी इकाई होती है, मतलब बेसिक इकाई होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके जली पौधे होते हैं, एक तरह से अपन कह सकते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब जली होता है, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? आपके जली पौधे होते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखना, जली पौधे होते हैं। ये सभी क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर अपना क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना है, जो बताता है। जो द्विनाम पद्धति होती है जो कार्ल लिनियस ने दी थी, उनमें जब पौधों का नामों को लिखते हैं तो दो शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, तो वो दो शब्द किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो दो शब्द हैं, वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो एक तो पहला शब्द तो करेगा वंश को, और दूसरा शब्द करेगा जाति को रिप्रेजेंट। फिर हमारा प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, तो पुष्प लगने के आधार पर हमने पौधों को दो भागों में बांटा है, एक तो आवर्तबीजी एक अनावर्तबीजी। अब जिनमें पुष्प नहीं लगेंगे उनको तो हम किस में बांटेंगे? अनावर्तबीजी में। ठीक है, जिनमें पुष्प नहीं लगेंगे उनको हम बांटेंगे अनावर्तबीजी में, और जिनमें पुष्प लगेंगे उनको किस में बांटेंगे? आवर्तबीजी में। तो ये याद रखना है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं और पुष्प लगेंगे उनको तो हम आवर्तबीजी कहेंगे, और जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? अनावर्तबीजी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ये अपन जानते हैं कि जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जो जीवाणु से संबंधित है, तो जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। तो जीवाणु से संबंधित ये निम्न कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है वो आपका सही कथन है, वो आपको चयन करना है।
तो जो सही कथन होगा वो ये होगा कि जो अधिकांश जीवाणु होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब है जो विविध पोषी होते हैं, किंतु कुछ होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं। फिर हमारा 12वां प्रश्न है कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है। ठीक, जीवाणु को हम पौधे मान सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है जीवाणु को पौधे मानने का? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वें का जो हो जाएगा आपका कि जीवाणु में भी क्या होती है, कठोर कोशिका भित्ति रहती है। अब कोशिका भित्ति की बात आ गई है तो अपन कोशिका भित्ति की बात करें तो आपकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पादपों में डिफाइंड होती है, ठीक है, और आपके कवकों में भी डिफाइंड होती हैं और अलग अलग प्रकार में डिफाइंड होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखने की है कि जो पादप कोशिका होती है, ठीक है, पादप कोशिका किससे बनी होती है? पादप की कोशिका होती है वो किससे बनी होती है? अभी हम पादप वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पादप कोशिका की बात करेंगे। पादप कोशिका आपकी बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से बनी होती है आपकी पादप कोशिका। तो सेल्यूलोज क्या होता है, ये इनसे क्या बनी होती है? पादप कोशिका। अब हम कवक कोशिका की बात करें तो वो बनी होती है काइटिन से, और प्राणी कोशिका होती है वो भित्ति रहित होती है। तो ये चीजें याद रखनी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, तो जीवाणु की जो जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, जो कौन है जो जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो जीवाणु कोशिका होती है उनमें बेसिकली जो आपका सूत्र कणिका जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं वो एब्सेंट होता है। तो जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात आ गई है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज आपको याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु को जो जीवाणु की साधारण आकृति है वो कौन सी होती है? तो जो जीवाणु की साधारण आकृति होती है वो कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु की साधारण आकृति का वो हो जाएगा छड़ रूपी। तो जीवाणु है वो अलग अलग आकृति मिलते हैं लेकिन सामान्यतः किस में मिलते हैं? छड़ रूपी जीवाणु पे, जिसको अपन बेसिलस कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जो जीवाणु की साधारण आकृति है वो तो हमने देख ली थी। जो जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? वो होती है आपकी छड़ रूपी आकृति होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो आकार में सबसे छोटे होंगे उनको अपन क्या कहते हैं? गोलाणु या गोलाकार जीवाणु या अपन कोकाई कहते हैं या कोकस कह सकते हैं। अब इसमें जीवाणु के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है बेसिलस जिसको अपन दंडाणु कहते हैं, एक होता है कोकस जिसको अपन कोकाई कहते हैं, और एक होता है विब्रियो, ठीक है, और एक होता है स्पाइरिलम। तो ये 4 प्रकार के जीवाणु की शेप होती है, इनके आधार पर जीवाणु को वर्गीकरण किया गया है। फिर है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है, जो एक गोल जीवाणु है वो क्या कहलाता है? तो गोल जीवाणु होता है वो दोस्तों क्या कहलाता है? आपका कोकस कहलाता है, ठीक है। कोकस का मतलब होता है गोल जीवाणु। जहां पर कोकस वाले बात आ गई वहां पर अपन गोल जीवाणु की बात करते हैं। अब फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो सर्पिल जीवाणु होता है उसको क्या कहते हैं? तो सर्पिल जीवाणु होता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्पाइरलम, जो कि छड़ के आकार के होते हैं। फिर अगला प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18वें क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि जो वास्तविक केंद्रक होता है, ठीक है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक होता है वो किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में आपके जीवाणु पाए जाते हैं। अब जीवाणु होते हैं वो आप अगर एक मुट्ठी रेत लेंगे तो उसमें भी आपको लगभग लाखों प्रकार के जीवाणु मिलेंगे। फिर है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय होता है वो क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषी आशय पाया जाता है वो उसको क्या कहते हैं? वर्णकी लवक कहते हैं, ठीक है। फिर है पास्चर है, जो लुईस पास्चर है वो क्यों प्रसिद्ध थे? तो लुईस पास्चर है वो क्यों प्रसिद्ध थे? तो उनका इसका सही आंसर हो जाएगा कि रोग की चरम थ्योरी के लिए, जो रोगों की चरम थ्योरी होती है, जर्म थ्योरी होती है, उनके लिए आपके लुईस पास्चर वैज्ञानिक है वो प्रसिद्ध है। फिर है हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? छोटा जीव है तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दोस्तों क्या है? एक अकोशिकीय या अपन कह सकते हैं अवायवीय कोशिका है, जो कि अपने जो वायु के बिना भी जीवित रह सकती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी जो कोशिका होगी है वो होते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये कोशिका के बारे में दो चीजें याद रखनी है कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसको अपन माइकोप्लाज्मा कहेंगे, और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर है जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर भी देख लेते हैं अपन। तो ये आपका क्वेश्चन है, जो जीवाणु नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो वो जीवाणु क्या कहलाएंगे? आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ठीक है, जिनको अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहेंगे। फिर है कि जो मूल ग्रंथिकाओं या रूट नूडल्स हैं वो किस में पाई जाती हैं?
तो रूट नूडल्स होती हैं वो आपके किस में पाई जाती हैं, लेग्यूम कुल के पादप होते हैं ना उसमें पाए जाते हैं। तो रूट नूडल किस में पाए जाते हैं, कुछ लेग्यूमिनस तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं रूट नूडल्स होते हैं। केवल लेग्यूमिनस में नहीं होगी और सभी लेग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधों में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, सभी पौधों में नहीं पाई जाती है। तो ये इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अधिक नमक आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह इसमें क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें, कि वे जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वे क्या होते हैं, मर जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा होता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एस्चेरिया कोलाई। फिर है तपेदिक या जो टीबी होता है वो उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं, तो ये होते हैं माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो अब टीबी समझ लेना, तपेदिक तो ये हिंदी वर्ड है, थोड़ा अजीब लगेगा। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, फिर है भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न किससे होती है, तो ये आपका जो कोलेस्ट्रीडियम या बोटुलिनम द्वारा होती है, वो भोजन की विषाक्तता होती है। जो भोजन में मतलब कुछ बैक्टीरिया छोड़ देते हैं जो कि विषाक्त होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होती है भोजन की विषाक्तता। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक किससे होते हैं, बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका जो प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में जो कितनी बनेगी, तो प्रति 20 मिनट में होती है तो 2 घंटे में कितनी होगी, 64। फिर है नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्न में से कौन सी फसल में सहायक होते हैं, तो ये फली में सहायक होते हैं। फिर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो इसका क्या अर्थ होता है, तो लैग हीमोग्लोबिन होता है, इसका अर्थ होता है आपका ऑक्सीजन का क्या होता है, अवशोषण। फिर है निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो अपन जानते हैं तपेदिक वाला रोग होता है जिसको अपन टीबी कहते हैं, वो किससे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फिर अपना अगला प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी कौन सा है, जो आपकी मृदा में धान की पैदावार, चावल की जो पैदावार बढ़ेगा वो जीवाणु कौन सा होगा, तो वो होता है एनाबिना। एनाबिना और नॉस्टॉक दो जीवाणु होते हैं। फिर है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो वह प्रशीतन खाद्य परीक्षण में किस प्रकार मदद करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। फिर है दही, जो दही जमाने के लिए किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, तो ये तो अपन सभी जानते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग करते हैं। फिर है निम्नलिखित से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, तो खट्टा किसके द्वारा होता है, दूध आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें अवायवीय शोषण करते हैं। फिर है दूध के दही में जमने का कारण क्या है, तो ये भी अपन जानते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 38 था वो है कि के दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वो होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा हो जाएगा, 39 है, क्वेश्चन 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम आपके जो विषाणु की खोज है वो आपके इवानोस्की नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने की थी। फिर विषाणु माने जाते हैं, विषाणु क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप होते हैं। विषाणु के बारे में एक चीज याद रखना, जब विषाणु आपके बाह्य वातावरण में पड़े रहते हैं तो ये मृत अवस्था में होते हैं, और जब ये सजीव कोशिका में चले जाते हैं तो ये जिंदा हो जाते हैं। तो निम्न में किस एंजाइम, किसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो विषाणु में आपके एंजाइम होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। फिर है विषाणु जो होते हैं, जो टीएमवी होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, वो टीएमई शब्द संबंधित किससे है, तो टीएमई शब्द किससे संबंधित है, आपका विषाणुओं से संबंधित है। फिर आपका 44 क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न कर होता है, जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो किससे उत्पन्न होता है, तो ये भी आपका वायरस होता है, विषाणु से उत्पन्न होता है। कुत्ते के काटने से जो कुत्ता होता है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या होता है, तो वो जो रोग होता है घात रोग, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। फिर हमारा प्रश्न है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का विकास किया था, तो एडवर्ड जेनर नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने किया था। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। विषाणु किसमें वृद्धि करता है, विषाणु होता है वो आपकी जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। फिर विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि
ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ये जो क्रिस्टलाइजेशन एक क्रिया होती है जो विषाणु प्रदर्शित करते हैं। फिर है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं? विषाणु में। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लगा लेना। अब इन जो भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमने आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इनका आंसर फैक्ट होगा। तो इन क्वेश्चन के अगर नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं आप। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।